हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे थे। ऑलरेडी अपन इसके 8 वीडियोस दे चुके हैं। फटाफट समराइज कर लें अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के फिर अपन ने टाइप पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने बात की थी क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल क्या होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं, वो सब बात की। देन क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में हमने बात की, वो कितने टाइप के होते हैं, वो सब देख लिया था हमने, समझ भी आ गए होंगे। उसके बाद हमने क्या किया था? पैकिंग्स कैसे 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 होती हैं कि क्रिस्टल में पैकिंग के कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं। देन पैकिंग फ्रैक्शन की बात की थी हमने। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग में ही हमने क्या पढ़ लिया था? आपके वॉइड्स की भी बात की थी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ये सब हम बात कर चुके थे। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ये। आज बच्चों हम किसकी बात करेंगे? यूनिट सेल के कुछ डायमेंशंस लेके उसकी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। तो बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? हमने अभी एक यूनिट सेल ली है, आपको बहुत अच्छे से पता है यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल की रिपीटिंग यूनिट्स करेंगे तो अपन क्या बनेगा? पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। ये तो सब अपन पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट सेल के कुछ डायमेंशंस हम लेंगे, उससे हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे कि आपकी डेंसिटी निकाल लेंगे या किस टाइप की वो यूनिट सेल है, वो हम इसमें से पता कर सकते हैं। थियरी इसमें नहीं आती है, लेकिन इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सिंपल बनते हैं। तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन देख लें, अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए कर लेते हैं। जैसे हमने कोई यूनिट सेल की है, यूनिट सेल की हमने मान लीजिए एज लेंथ ली है, यहां ले लेते हैं किससे रिप्रेजेंट किया था इसको? अपन ने ए से रिप्रेजेंट किया था। यूनिट सेल की एजेस की जो लेंथ है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया था। सपोज कीजिए डेंसिटी जो है किससे रिप्रेजेंट किया हमने उसको? डी से। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो ए क्यूब लिख दें अपन। सब्सटेंस का सपोज कीजिए मोलर मास, सपोज कीजिए m है। अब आप मुझे बताओ यूनिट सेल का हम मास कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बच्चों यूनिट सेल का मास? कैसे निकालोगे? तो यूनिट सेल में कितने एटम्स आपके इन्वॉल्व हैं वो मल्टीप्लाई बाय एक एटम का मास। अलग अलग यूनिट सेल में अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो एक एटम के मास को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? जितने नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? जेड से, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का मास कैसे निकालते हैं बताओ जरा? एक एटम का मास कैसे निकालेंगे बोलो? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोलर मास को किससे रिप्रेजेंट किया था? m से, अपॉन एवोगैड्रो नंबर का Na से। सिंपल है ये तो, कुछ ऐसा है नहीं, हमें पता है ये सब चीजें। तो अब हम कहते हैं डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? D इक्वल टू क्या हो जाता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी किसकी? यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? देखो, यूनिट सेल की मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है बताओ? मास ऑफ द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स किससे रिप्रेजेंट किया? यानी कि D इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम को किससे रिप्रेजेंट किया था? मोलर मास
अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na से, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम को किस, वॉल्यूम क्या है अपने पास, A क्यूब। तो डेंसिटी यूनिट सेल की क्या हो जाएगी, जेड। जेड का मतलब नंबर ऑफ द एटम्स इन्वॉल्विंग इन ए यूनिट सेल। एम इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, एन इज द एवोगैड्रो नंबर, ए क्यूब क्या है इसका, ए क्या है यहाँ पर, एज इज लेंथ है यूनिट सेल। इसे हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, या हमें डेंसिटी और बाकी चीजें दे रखी हैं तो हम जेड निकाल सकते हैं। जेड का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में। अगर नंबर ऑफ एटम पता है हमें तो क्या पता चल जाएगा, टाइप ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं प्रिमिटिव वाली जो यूनिट सेल है या सिंपल यूनिट सेल है आपकी, कितने नंबर ऑफ एटम है सोचो जरा, याद है प्रीवियस वीडियो कुछ आपको, सोचो प्रिमिटिव में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कॉर्नर्स पे ही होते हैं ना, तो उसमें कितने इन्वॉल्व होंगे, 1, ठीक है। फेस सेंटर पे कितने होते हैं, कॉर्नर्स पर फेस के सेंटर पे होते हैं, तो आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उसमें, 4 कैलकुलेट किया था अपने प्रीवियस वीडियो देख लेना। और अगर आप में फिर भी कंफ्यूजन है तो बॉडी सेंटर में कितने होंगे, 2, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू पता चल जाती है तो टाइप ऑफ यूनिट सेल भी मालूम चल जाएगी, नेचर ऑफ यूनिट सेल भी पता चल जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको, कर दें इसको रब, नोट डाउन कर लिया सबने, कर दें रब, कर दें इसको। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं आपकी बुक के, इसको तो हम रब कर देते हैं, देखो ये इसको भी रब कर देते हैं। आपकी बुक के ही कुछ न्यूमेरिकल्स हम ले लेते हैं। आपका है न्यूमेरिकल 1.14, 1.14, मैं इसको रीड कर देती हूँ एक बार। What is the two-dimensional coordination number of a molecule in square closed packed structure? बड़ा सिंपल है बच्चों, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल अगर है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सोचो जरा। प्रीवियस वीडियो याद है बच्चों, सोचो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमने कैसे की थी, 2 डायमेंशनल कैसे की थी। 1 डायमेंशनल में तो हमने क्या किया था, थोड़ा भी याद है आपको तो देखो, 1 डायमेंशन में तो एक आपका इस तरह से स्फीयर थे, एक के बाद एक। 2 डायमेंशन में हमने आपको बताया था ना कि हम क्या कर सकते हैं, या तो इसके नीचे रख सकते हैं या इसके डिप्रेशन में रख सकते हैं। इसके नीचे रखेंगे तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाएगी, डिप्रेशन में रखेंगे तो हेक्सागोनल होगी। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल में। इसके नीचे रखेंगे अपन इस तरह से, याद आ रहा है कुछ, याद नहीं आ रहा है तो बेटा प्रीवियस वाला वीडियो देखो अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पैकिंग तो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी ध्यान है, हमने आपको बताया था क्या होगा, जितने स्फीयर से ये घिरा है, कितने से घिरा हुआ है, 1, 2, 3 और 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 4। सिंपल सा है, कुछ आपको डायग्राम नहीं बनाना है क्वेश्चन में, हमने आपको बना के बता दिया, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। क्लियर, करें आगे, चलिए रब कर दें इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 1.15, इसको तो हम कर देते हैं 1.15, इसको भी रीड कर दें हम। एक कंपाउंड फॉर्म hexagonal closed packed structure. What is the total number of the voids in 0.5 mole on it? How many of these tetrahedral voids? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई भी कंपाउंड है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा है, सब्सटेंस का आपने व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द वॉइड्स इन सब्सटेंस कितना ले लिया हमने, क्रिस्टल कितना ले लिया, 0.5 मोल ले रखा है। तो क्या कह रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ द वॉइड्स पूछे हैं इसमें। टोटल नंबर ऑफ द वॉइड्स में क्या आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, दोनों वॉइड्स आएंगे तो दोनों वॉइड्स हम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल वॉइड्स आ जाएंगे। अब टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम कैसे निकालें, निकालने का तरीका क्या है, पहले नंबर ऑफ एटम्स तो पता चले हमें, नंबर ऑफ एटम्स पता चलेंगे पूरे सिस्टम में, नंबर ऑफ एटम पता चलेंगे तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता चल जाएंगे। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चलेंगे, 0.5 मोल दे रखा है, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बताओ बताओ बताओ, एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर।
तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.5 से कर देंगे, खत्म। कर सकते हैं, करो। तो नंबर ऑफ एटम्स लिखूं मैं यहाँ, नंबर ऑफ एटम्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। तो कितना आ जाएगा ये देख लो, 3.011 इंटू 10 टू की पावर 23। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ आपके एटम्स हो गए। अब वाइट्स निकाल लो। वाइट्स निकालना भी हमने आपको सिखाया था, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कितने होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ द एटम्स। याद आ रहा है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3.011। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइट बताओ, मैं लिख रही हूं तब तक सोचो। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स कितना होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10 टू की पावर 23। तो कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23। ठीक है, ये क्या हुए आपके टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट। टोटल वाइट पता है, दोनों को जोड़ दूं तो 3.011 इंटू 10 टू की पावर 23 प्लस 6.022 10 टू की पावर 23 कितना हो गया, जोड़ दो 9.03323। ये कितना हुआ आपका टोटल नंबर ऑफ वाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, सॉल्व करोगे तो इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन, कर दे रब इसको। चलिए इसको मैं अब रब कर रही हूँ। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपका, इंडेक्स क्वेश्चन ही है 1.18। मैं रीड कर देती हूँ उसको। एन एलिमेंट विद एन मोलर मास 2.7 into 10 to the power minus 2 kilograms per mole form a cubic unit cell with as its length 405 picrometer. If its density is 2.7 into 10 to the power 3 kilograms per meter cube, what is the nature of the cubic unit cell? नेचर आपसे पूछा जा रहा है क्यूबिक यूनिट सेल का, क्या क्या दे रखा है आपको, नेचर का मतलब जेड पूछा जा रहा है, डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा है और आपका ए दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है, जेड पूछा जा रहा है, निकाल लो कहाँ दिक्कत आ रही है। देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, मोलर मास दे रखा है आपका, कितना दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रखा है, किलोग्राम्स पर मोल। एज इज लेंथ ए कितनी दे रखी है बताओ 405 पिक्रोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, और क्या दे रखा है, मोलर मास, मोलर मास कितना दे रखा है, सॉरी मोलर मास तो दे दिया, ए दे दिया, डेंसिटी और दे रखी है, डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, कितना है 2.7 इंटू 10 टू की पावर 3 किलोग्राम्स पर क्यूब। ठीक है, क्या निकालना है, जेड, तो निकाल लो जेड, कहाँ दिक्कत आ रही है, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इंटू एन ए क्यूब अपॉन एम, यही होगा, वैल्यूज पुट कर दो 2.7 इंटू 10 टू की पावर 3 एन 6.022 इंटू 10 टू की पावर 23 ए क्यूब, ए क्या है 405 10 टू की पावर -12 क्यूब, एम मोलर मास कितना दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू की पावर -2। कर दे सॉल्व, कर दे सॉल्व, तो इसकी वैल्यू लिख लो आप, आ जाती है आपके पास 3.999। जब ये 3.99 है किसके सिमिलर है, अप्रोक्स 4 के,
4 का मतलब बोलो, टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सी होगी, किस तरह की यूनिट सेल होगी बोलो, फेस सेंटर्ड। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो हमने किससे निकाल लिया, ये जेड की वैल्यू से निकाल लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल आते हैं। अगर आपको जेड नहीं दे रखा, सिंपल ये दे रखा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है और फिर उसकी डेंसिटी दे रखी है, लो डेंसिटी पूछी जा रही है, तो फेस सेंटर्ड जैसे उसने बोल दिया, इसका मतलब जेड की वैल्यू आपको दे दी, तो जेड इसमें 4 पुट करेंगे, आप डेंसिटी डी निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल आती है, ऐसा कुछ नहीं आता। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं ये, लेकिन आते हैं ये 2 नंबर 3 नंबर के, तो इसको इजीली कर लेना इनको। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, स्टॉप कर दें आज यहीं पर। आज बच्चों इतना ही स्टॉप कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिफेक्ट्स की बात करेंगे। डिफेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इजी हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। आज का लेक्चर समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए बच्चों, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।